Now the class is going to be recorded and sharing with you whiteboard. Sharing with you whiteboard. In today's class, someone has not muted. Please mute. आप सारे लोग mute कर लीजिए. In today's class, we will go with what? In today's class, we will go with neoclassical age. Neo neoclassical. CLA double SICAL, neoclassical age. It covers the period from 1660 to 1785. Remember that ये जो neoclassical age है CLASSICAL, here CLASSICAL is written. Then remember that this particular neoclassical age, it covers the period from 1660 to 1785, 1660 से 1785. और इसमें जो सबसे पहला एज है उसका नाम है रेस्टोरेशन एज. इसको छोटे छोटे एज में बांटा जाता है. रेस्टोरेशन एज. This restoration age, it covers the period from 1660 to 1700. इसको हम जो है रेस्टोरेशन एज को और एज ऑफ जॉन ड्राइडन भी कहते हैं. एज ऑफ जॉन, JOHN, जॉन ड्राइडन, DRYDEN. It is also called as age of John Dryden. So what I want to say is this neoclassical age, it covers the period from 1660 to 1785. It is also known as restoration age. और 1660 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है, या इसी को हम एज ऑफ जॉन ड्राइडन भी कहते हैं. क्यों? बिकॉज ड्राइडन वाज द लीडिंग पोएट ऑफ दिस एज. जो जॉन ड्राइडन थे वो इस एज के लीडिंग पोएट थे. दिस इज वाई. दूसरा जो इसका डिवीजन है, द सेकेंड डिवीजन इज व्हाट? द सेकेंड डिवीजन इज ऑगस्टन एज. AUGUSTAN, ऑगस्टन एज. और एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, ALEXANDER, आज एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप. और इसको हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये पोप वॉज द लीडिंग पोएट. और ये कब से कब तक है? 1700 से लेकर के 1745 तक है. फ्रॉम 1700 टू 1745. तो दिस इज व्हाट? दिस इज ऑगस्टन एज. AUGUSTAN, ऑगस्टन एज. न्यू क्लासिकल एज का दूसरा हिस्सा जो 1700 से 1745 ईस्वी तक है. और इस एज के जो लीडिंग पोएट थे वो अलेक्जेंडर पोप थे, इसलिए हम इसको एज ऑफ पोप भी कहते हैं. जो तीसरा एज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हाईली सिग्निफिकेंट. उस तीसरे एज में यू विल कम टू नो दैट इज एज ऑफ सेंसिबिलिटी. एज ऑफ सेंसिबिलिटी, SENSI. आ गए सर, आ गए. एज ऑफ सेंसिबिलिटी, SENSIBILITY, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, SENSIBILITY. This is another age, sensibility. BILITY, age of sensibility. Or age of Dr. Samuel Johnson. Age of Dr. Samuel Johnson, JOHNSON. 1745 से 1785. तो यू विल कम टू नो कि ये सारी चीजें रही हैं, यह उसका डिवीजन रहा है. तो what I want to tell you, what I want to say कि we are just taking what? We are taking neoclassical age, but this neoclassical age can be divided into three major, into three small ages. 3 स्मॉल एजेस में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें से एक एज का नाम मैंने आपको बताया, रेस्टोरेशन एज, और एज ऑफ जॉन ड्राइडन.
जो 1660 से लेकर 1700 ईस्वी तक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप और ऑगस्टन एज, वो 1700 से 1745 तक है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, या उसी का नाम आपका क्या मैंने बताया, एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, वो 1745 से 1785 ईस्वी तक है। तो दीज आर द पॉइंट, जो उसका एक डिवीजन है जो हर आदमी को पता होना चाहिए या जानना चाहिए, वो उसका डिवीजन है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज व्हाट कि व्हेन वी गो विद दिस एज, तो एज ऑफ जो सबसे पहला था, दैट वाज द रेस्टो रेस्टोरेशन एज, restoration age. This restoration is 1660 to 1700. Why this is significant, या what happened in this age? पहला पॉइंट की 1660 जो है, किंग चार्ल्स, CHARLES, किंग चार्ल्स सेकेंड गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। जी जी बोलिए। No, no, I didn't complete neoclassical age. We are talking about neoclassical age. न्यू क्लासिकल एज का पहले तो अभी डिवीजन बताया गया, ये समझ ली, बिल्कुल पहला पॉइंट है। आई थिंक यू आर शिल्पी जी, you joined late, this is why you have a doubt. हाँ हाँ, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, रेस्टोरेशन एज, आप नोट करते चलिए बस। रेस्टोरेशन एज फ्रॉम 1660 टू 1700, और इसका पहला पॉइंट है कि इस एज में क्या हुआ था, किंग चार्ल्स सेकेंड गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1660। दिस इज व्हाई, शिल्पी जी, perhaps you have not muted yourself, mute yourself, someone has not muted. This is why the age is known as restoration age. Restoration age. This restoration age, री माने पुनः, स्टोर माने बैठाना, किंग जो चार्ल्स सेकेंड थे वो दोबारा गद्दी पर विराजमान होते हैं या इंग्लैंड की गद्दी प्राप्त करते हैं। और ये घटना कब की, ये घटना 1660 ईस्वी की है। इसीलिए उस एज को किसके नाम से जाना जाता है, रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हाई 1660 इज important. 1660 is important because King Charles II got the throne of England in 1660. This is why the age is known as restoration age. Second point, Charles II came back from France to England in 1660. जो चार्ल्स सेकेंड है उनकी वापसी फ्रांस से इंग्लैंड को कब होती है, 1660 में होती है। और उनकी वापसी का मतलब राजशाही या राजतंत्र की वापसी। दिस इज वाई दैट पर्टिकुलर डेट इज important, that particular date is highly significant, 1660. तीसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो इससे लिंक ही करके है, कि चार्ल्स सेकेंड लेफ्ट इंग्लैंड in 1649, after the assassination, ASSINATION, after the assassination of Charles I.
चार्ल्स फर्स्ट की जब हत्या हो गई थी तब वो इंग्लैंड छोड़ करके चार्ल्स सेकंड चले गए थे। ये घटना कब की? 1649 ईस्वी में। तो 11 साल तक वो बाहर थे, और जहाँ पे वो जो है गए हुए थे उस जगह का क्या नाम था? फ्रांस था। और इस तरह से फ्रांस से उनकी वापसी 1660 ईस्वी में होती है। सो यू विल कम टू नो कि चार्ल्स सेकंड लेफ्ट इंग्लैंड इन 1649 आफ्टर द एसासिनेशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट की हत्या के बाद। देन यू विल कम टू नो जब चार्ल्स फर्स्ट की ये हत्या होती है और वो वापस आते हैं, तो वह पार्टिकुलर डेट क्या होती है? 1660 होती है। दिस इज वाई द एज इज नोन एज रेस्टोरेशन एज। अगेन यू विल कम टू नो कि रेस्टोरेशन, री पुनः स्टोर, बैठना, इसका मतलब कि जो किंगशिप था, जो एक राजतंत्र था, वह 11 सालों तक इंग्लैंड में नहीं था। और वह घटना कब से कब तक की होगी? 1649 से लेकर 1660 तक। 11 सालों में वहां पे डेमोक्रेसी, ओलिवर क्रॉमवेल, रिचर्ड क्रॉमवेल, ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड। बट इन 1660 इंग्लिश पीपल अगेन वेलकम इट्स नोबल किंग। इंग्लिश पीपल ने अपने जो है नोबल किंग का दोबारा स्वागत किया। एंड यू विल कम टू नो कि वो जो है कौन से चार्ल्स सेकेंड थे। और ही गॉट शेल्टर इन फ्रांस in 1649 and lived there 11 years, but in 1660 he came back। उनकी वापसी होती है। तो इसीलिए मैं बार बार उस घटना का, उससे उस कंट्री का कब छोड़ के गए, घटना क्या हुई थी, क्या चीजें, तो ये सब चीजें आप देखेंगे। दूसरा चौथा पॉइंट है कि जो थिएटर 1642 में बंद किया गया था, वो चार्ल्स सेकंड की वापसी के बाद रीओपन होता है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि थिएटर वॉज बैंड इन 1642 but reopened, but reopened in 1660। जो थिएटर है वो 1642 ईस्वी में बैन किया गया। थिएटर वाज बैन इन 1642। 1642 ईस्वी में थिएटर को बैन किया गया था, लेकिन 1660 ईस्वी में यह जो है थिएटर रीओपन होता है। सो यू विल कम टू नो कि दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दैट एज, जो उस एज से रिलेटेड है कि थिएटर वाज बैन इन 1642। 1642 में थिएटर को बैन किया गया, बट रीओपन, लेकिन उसको रीओपन किया जाता है कब? 1660 में, बट रीओपन इन 1660। आर यू गेटिंग माई वाइस? कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी? ओके ओके ओके। तो you will come to know कि this is the point, कि that is the fourth point, कि theater was banned in 1642 but reopened in 1660। this is the date। the fifth point related to this age is what? In 1688, this is another important, 1688 we find what? We find in 1688 bloodless revolution। bloodless revolution कहाँ सर? अच्छा अच्छा, इन 1688 bloodless revolution took place। 1688 ईस्वी में ब्लडलेस रिवॉल्यूशन हुआ, जिसका नाम है रक्त रक्त विहीन क्रांति इन 1688। एंड इट हैपेंड इन विच एज? इट हैपेंड इन 1688। और ये जो रक्त विहीन क्रांति है, इसका मतलब क्या हुआ कि किंग चार्ल्स सेकंड वाज डी थ्रोन। वो डी थ्रोन किए जाते हैं, या वो गद्दी से उतार दिए जाते हैं बगैर किसी खून खराबे के। क्योंकि आपको याद होगा चार्ल्स फर्स्ट को जब डी थ्रोन किया गया था तो उनको एजाजिन करना पड़ा था। तो एजाजिन वहां पे, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। तो इन 1688 ब्लडलेस रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। और इस ब्लडलेस का को हिंदी में क्या कहा गया? रक्त विहीन क्रांति। बगैर किसी खून खराबे के एक राजा को गद्दी से हटाया जाता है और उनकी जगह दूसरे राजा आते हैं, या जो भी चीजें हुआ हो। तो दिस इज अनदर पॉइंट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि 1688 में व्हाट हैपेंड? ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, रक्त विहीन क्रांति। दैट इज अनदर पॉइंट ऑफ दिस एज, जिसमें किसको जो है डिथ्रोन किया जाता है? इन 1680 ब्लडलेस रिवॉल्यूशन टुक प्लेस एंड किंग चार्ल्स सेकेंड वाज रिप्लेस। किंग चार्ल्स सेकेंड को रिप्लेस कर दिया जाता है।
तो दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि इस तरह की चीजें होती हैं बगैर किसी खून खराबे के। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं जो कि नोट करने लायक नहीं है ऐसा कुछ जो है चीजें, लेकिन जो वहां पे जानना जरूरी है कि ये इस एज में कितना पॉलिटिकल हमदम था। जो चार्ल्स सेकंड जो राजा है, चार्ल्स सेकंड की शादी जो है पुर्तगीज राजकुमारी कैथरीन ब्रागैंजा के साथ हुई थी। उनका नाम था कैथरीन ब्रागैंजा। और शादी के कई साल बाद भी इन लोगों को बच्चे नहीं हुए। तो ये हुआ कि इसके बाद कौन राजा बनेगा, इसके बाद कौन राजा बनेगा, उस प्रॉब्लम को लेकर के तो आप देखेंगे कि जो किंग चार्ल्स सेकंड थे उनके अपने कुछ इलिजिटिमेट सन थे, जिनमें से एक सन था ड्यूक ऑफ मनमथ करके था। और वह जो ड्यूक ऑफ मनमथ है उसका जिक्र जो है एब्सलम एंड एचिटोफेल में किया गया है। सॉरी, उस वो जो इलिजिटिमेट सन था दैट वाज एब्सलम। और उसको जो पदवी दी गई थी वो ड्यूक ऑफ मनमथ थे। मनमथ जगह का नाम, ड्यूक मतलब गवर्नर। तो ये जो सिचुएशन है 1688, ऑल दीज थिंग्स, ड्यूक ऑफ मनमथ, अर्ल ऑफ सेप्टेम्बरी, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि इन सब का जिक्र जो है बहुत अच्छे ढंग से किसमें किया गया है, जॉन ड्राइडन का जो वेल नोन पोयम है दैट इज एब्सलम एंड एचिटोफेल, वहां पर आप देखेंगे कि इसका जिक्र हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की which I want to share with you is that is the next point, that is the sixth point कि Royal Society was established. Royal Society was established. Royal Society was established in 1660, 1660 ईस्वी में रॉयल सोसाइटी का गठन किया गया। और इस रॉयल सोसाइटी का एक काम ये था कि उस समय के जो भी साइंटिफिक और स्कॉलरली एक तरह से पेपर्स थे या जो आर्टिकल्स वगैरह थे या जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज होती थी उन सबको प्रोज में जो है राइटिंग करके या उसको एक रिटन शेप दे करके वहां पे दिया जाता था। तो उसमें साइंटिस्ट भी थे और भी समय के स्कॉलर्स वगैरह थे, दे ऑल वर गेदर्ड देयर, दे डिड देयर जॉब, दे रोट वेरी वेल। तो एक पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखना है कि रॉयल सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1660। और उस के पीछे जो एक बड़ा मकसद था फॉर साइंटिफिक डेवलपमेंट, एक साइंटिफिक सोच को लाने के लिए जो है, और साइंस में जो बहुत सारी खोज हो रही, जो बहुत सारी चीजें हो रही थी उसको रिटेन शेप देते हुए लोगों तक वो पहुंचे और एक रिकॉर्ड में वो रहे। तो इस सोसाइटी का एक पर्पस था कि इस चीज को कैसे आगे बढ़ाया जाए या कैसे उसको किया जाए। तो ये एक और अदर पॉइंट है जो इस एज से रिलेटेड रहा है। तो डेट में आपने देखा ब्लडलेस रिवॉल्यूशन 1688, रॉयल सोसाइटी, theater was reopened, restoration, Charles II, all these things. Now the seventh point I want to tell you, seventh point ये होगा कि इस एज में यू फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। इस एज में, रेस्टोरेशन एज में, आपको ज्यादातर जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, यू फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच लिटरेचर, द इम्पैक्ट ऑफ IMPACT, द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच लिटरेचर, LITERATURE। आप ये देखते हैं कि इस पे जो होता है वह इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। किसका इम्पैक्ट आप देख सकते हैं? फ्रांसीसी साहित्य का जो है आप इम्पैक्ट देख सकते हैं। और उसके पीछे रीजन क्या, इफ एनीवन आस्क यू कि व्हाई डू वी फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच लिटरेचर, देन यू विल कम टू नो देयर इज ओनली वन पॉइंट, एंड व्हाट इज दैट पॉइंट कि किंग चार्ल्स सेकंड लेफ्ट इंग्लैंड इन 1649 and got shelter in France, and he lived there 11 years, and in 1660 he came back from France, and when he came back he didn't come alone, he came with French literature, French literary figures। तो जाहिर सी बात है कि वहां का इम्पैक्ट होगा। भाई अगर कोई आदमी इंडिया में आएगा और इंडिया से वापस जाएगा तो कुछ ना कुछ भारत की संस्कृति, भारत का प्रभाव उसके ऊपर, और वह जहां से आया है कुछ ना कुछ उसका असर वहां पे देखने को मिलेगा। ये कॉमन सी बात है कि हमारे यहाँ, आपके यहाँ जो रिश्तेदार आते हैं जाते हैं, वो अगर रहते हैं तो हम उनकी शैली, उनका एक्सप्रेशन, उनका एटीट्यूड, उन सारी चीजें रीड करते हैं, वो हमें प्रभावित करते हैं, हम उनको प्रभावित करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, तो उसमें कोई
बड़ी चीज नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है और यही क्वेश्चन बनता है कि रेस्टोरेशन एज में किस लिटरेचर का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो रेस्टोरेशन एज में जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच लिटरेचर। वह फ्रेंच लिटरेचर का इम्पैक्ट रहा। दिस इज द फ्रेंच लिटरेचर। और इसके अलावा इस एज में और क्या क्या चीजें हुई हैं जो लिटरेचर के फील्ड में हमें पता होना चाहिए या हमें जानना चाहिए। सबसे पहला चीज कि इस एज में जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब आप हेडिंग डालिएगा लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERISTICS। आप देखेंगे कि जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स इस एज का रहा है उसमें एक चीज है यूज ऑफ आयरनी है, दूसरा है यूज ऑफ सटायर है, तीसरा है यूज ऑफ हीरोइक कपलेट है। यू विल कम टू नो कि आयरनी का यूज है, सटायर का यूज है, हीरोइक कपलेट का यूज है। ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट कि जो भी लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आयरनी, सटायर, हीरोइक कपलेट, so many features you will come to know. I have written only three, and the remaining I will write it, the remaining part. फोर्थ नंबर पे अगर आप देखेंगे कि मैंने उसके पहले भी जिक्र किया था कि एरिस्टोक्रेटिक मैनर आपको देखने को मिलेगा, एरिस्टोक्रेटिक मैनर, MANNER। ये जो एरिस्टोक्रेटिक मैनर है, अपर क्लास सोसाइटी की बात है, एरिस्टोक्रेटिक कल्चर है, कोर्टली मैनर है। तो जो अपर क्लास सोसाइटी है उसका जो एरिस्टोक्रेटिक मैनर, कोर्टली लाइफ, मीन्स मोस्ट प्रोबेबली यू विल कम टू नो कि जो पोइट्री इस एज की रही है, स्पेशली पोइट्री में वी फाइंड अबाउट किंग्स, क्वींस, उनका एक असर जो है देखने को मिलता है। एंड द सेम थिंग वी आल्सो फाइंड इन ड्रामा, और वही सेम चीज ड्रामा में भी कि उस समय का जो प्रोज है, उस समय का जो ड्रामा है और इस समय का जो पोइट्री है, उन सब में ज्यादातर एरिस्टोक्रेटिक मैनर और कोर्टली लाइफ के बारे में बात की गई है। Courtly life about kings, queens, ministers, landlords, their culture, their attitude, their way of living, how do they live, what they think, in what way they go. All these things you will come to know. उनका अपना पूरा situation we find. Now the next point which I want to share with you is what ki after this particular thing ki aristocratic manner, courtly life, you will come to know कि कुछ और भी चीजें इस एज में है जो that's very interesting। उसमें से एक चीज ये हुआ है कि इस एज में you will come to know, especially in the field of poetry, you find what artificiality, a LITY, आर्टिफिशियलिटी। मैं आर्टिफिशियलिटी क्यों लिख रहा हूँ कि इस समय की जो पोइट्री है उसमें आपको इमोशन, फीलिंग्स, इमेजिनेशन, ब्यूटी, जज्बात, ऑल दीज थिंग्स यू कांट फाइंड। जो रोमांटिक एज का खासियत रहा है, द पोइट्री विच यू फाउंड इन एलिजाबेथन एज, या स्पेशली व्हेन यू हैव रेड, अभी कुछ समय पहले मैंने आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट जॉन मिल्टन। यू हैव गॉन विद व्हाट, यू हैव गॉन विद जॉन मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और उसमें ऑन हिज ब्लाइंडनेस व्हेन यू रीड यू कम टू नो कि कितना ज्यादा उसमें एक एक सब्जेक्टिविटी है, इमोशन है, फीलिंग्स है, एंड द कंडीशन ऑफ अ ब्लाइंड मैन, एंड दैट मैन आस्क अ क्वेश्चन कि व्हाट गॉड एक्सपेक्ट, व्हाट गॉड वांट्स, डॉट गॉड एग्जैक्ट डे डाइबर लाइट डिनाइड, ऑल दीज थिंग्स यू कम टू नो, बट सच अ सब्जेक्ट मैटर यू कांट फाइंड हियर, स्पेशली जो पोयम है। तो जो पोइट्री है, आर्टिफिशियलिटी उसमें नजर आती, बनावटीपन नजर आता, जो नेचुरल चीजें हैं वो चीजें आपको वहां पे नहीं नजर आएंगी। एक और पॉइंट है कि इस समय की पोइट्री में आपको ह्यूमन नेचर नजर आएगा, ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव को लेकर के बात की गई। कल मैं इस पे काफी बात किया था आपको लेकर के, ह्यूमन नेचर। और जो पोइट्री की खासियत मैं यहाँ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई यहीं पर है। इवन यू विल कम टू नो कि ये ऑगस्टन एज में भी आपको, स्पेशली इन द पोइट्री ऑफ अलेक्जेंडर पोप, ऑल दीज पॉइंट्स यू विल फाइंड। ह्यूमन नेचर से मतलब है कि मानव स्वभाव के बारे में बात किया गया, ना कि वह नेचर जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने बात की अपनी पोइट्री में, द प्रील्यूड में, ओडा इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में, और उसके अलावा टिंटन एबे में, एंड सो मेनी स्मॉल पोएम्स।
जहाँ पे वो नेचर को एज अ गाइड, गार्जियन, केयर टेकर इस रूप में देखते हैं। सच अ थिंग यू कांट फाइंड एट ऑल, ऐसी चीजें आपको नहीं नजर आएंगी, बल्कि इसकी जगह वहां पे क्या है, ह्यूमन नेचर है। दैट इज एन अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट की ह्यूमन नेचर। आई थिंक कि यू आर गेटिंग इट। कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी? या ओके ओके। तो यू आर गेटिंग व्हाट, यू आर गेटिंग ह्यूमन नेचर। तो ह्यूमन नेचर को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। दूसरा पॉइंट जो आपको नेक्स्ट समझना है, इस समय की पोइट्री में सब्जेक्टिविटी नहीं है, बल्कि क्या, ऑब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी। जो पोएट है, द पोएट डज नॉट टेल अबाउट हिमसेल्फ, अबाउट हिज ओन लाइफ, व्हाट डज ही थिंक, या मतलब पोएट अपने आप को सेंटर में नहीं रखा कि आपको आपको ये देखने को मिले कि कोई लिरिक लिखा है, या कहीं पे ओड है, या कहीं पे सोनेट है। ऑल दीज थिंग्स यू विल नॉट, यू डिडंट फाइंड, बट यू विल फाइंड दैट देयर इज ऑब्जेक्टिविटी है पोइट्री में। और ऑब्जेक्टिविटी से सीधा मतलब है कि पोएट ने जो है दूसरों के बारे में बात किया है, स्पेशली पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं जो कोर्ट के, उन सब चीजों पर ज्यादा बात की गई है। और खास करके इधर 1660 से लेकर के 1700 ईस्वी के बीच में जो भी बातें होती हैं पोइट्री को लेकर, वो एब्सलम एंड एचिटोफेल, दैट्स अ वेरी, दैट्स द मास्टर पीस ऑफ जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन का वो मास्टर पीस माना जाता है, उसको लेकर के ज्यादातर बात होती है। तो वहां पे आप देखेंगे तो ह्यूमन नेचर है, ऑब्जेक्टिविटी है, और काफी हद तक ऐसा लगेगा कि पोइट्री भी कैसी है, प्रोजाइक है। पोइट्री इज आल्सो प्रोजाइक। पोइट्री इज आल्सो प्रोजाइक। पोइट्री का प्रोजाइक होने का जो मतलब यहाँ पर है कि पोइट्री में भी प्रोज की फीचर्स नजर आती है। दिस इज द नाइन्थ पॉइंट। So you will come to know कि here is what, here is about human nature, here is objectivity, poetry is also prosaic. These things you will get, these things you will cover, या these things you will come to know कि such a thing we find। और उन सब चीजों को जो है, ह्यूमन नेचर, ऑब्जेक्टिविटी, पोइट्री इज आल्सो प्रोजाइक। जो पोइट्री है वह भी जो है क्या है, प्रोजाइक है। लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू कि जो इससे रिलेटेड है, वह कौन सा बात रही है, जो इससे रिलेटेड चीजें रही हैं। यू विल कम टू नो कि एक और लास्ट पॉइंट यहाँ पे रहा है कि इंस्टेड ऑफ कंट्री साइड ब्यूटी वी फाइंड सिटी कल्चर। ऐसा लगता है जैसे हम लोग जो है सिटी कल्चर की बात हो रही है, और सिटी कल्चर की बात हो रही है। दूसरा चीज, पॉलिश्ड एंड रिफाइंड लैंग्वेज, पॉलिश्ड एंड रिफाइंड डिक्शन, पॉलिश्ड एंड रिफाइंड लैंग्वेज एंड डिक्शन। बहुत ज्यादा चीजों को पॉलिश्ड करके, रिफाइन करके, और स्ट्रिक्ट नाम्स था जो आपको फॉलो ही फॉलो करना था, स्ट्रिक्ट नाम्स। करेक्टनेस, CORRECTNESS, करेक्टनेस, हर चीज में शुद्धता देखी जाती थी कि जो आप कंपोज कर रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, जिस पर आप बात कर रहे हैं, उसमें कितना ज्यादा जो है करेक्टनेस है, वो सही है या ऐसे ही चल रहा है। So you will come to know कि city culture, polished and refined language and diction, correctness. These are the points. These are the things which you will come to know. And except it that I would like to write the 13th point, that was the strict norms, strict literary norms must be followed, must be followed। ये मैंने बताया कि पोइट्री का जो मैंने फीचर है वो ऑगस्टन एज को भी इंक्लूड कर दिया है। यहाँ से ये चीजें शुरू होती है, लेकिन ये सारी बातें ऑगस्टन एज में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि ऑगस्टन एज में मैं आपको ये दोबारा लिखवाऊंगा, नो, नॉट एट ऑल। ऑगस्टन एज में जब हम बात करेंगे तो अलेक्जेंडर पोप को लेके बात करेंगे या उन सब चीजों को। तो यू विल कम टू की नो कि ये सारी चीजें हमें जो है वहां पे देखने को मिलती हैं, या उस एज का ये फैक्टर रहा है कि स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है। और स्ट्रिक्ट नॉर्म्स का मतलब कि जो भी रूल रेगुलेशन है
जो बनाया गया है वो आपको फॉलो करना है, नो चॉइस एट ऑल, नो अल्टरनेटिव एट ऑल, यू हैव टू गो विद दोस पॉइंट्स, यू कांट स्किप एट एनी कास्ट। आपके पास कोई वो नहीं कि आप उसको स्किप कर दीजिए, उसको बनाया गया था, दैट वाज मैंडेटरी, वह मैंडेटरी था, एनी हाउ यू हैव टू फॉलो, यू डोंट हैव एनी चॉइस। तो आई थिंक कि यह एक अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू, दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट, कि इस एज के जो सबसे लीडिंग पोएट रहे हैं, ये तो मैंने जैसे पोइट्री के फील्ड में बताया कि इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन 14th पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि, और जहां तक ड्रामा है तो ड्रामा में क्या क्या चीजें हुआ है उसमें आप देखते हैं कि हीरोइक ट्रेजिडी, हीरोइक ट्रेजिडी, ये जो हीरोइक ट्रेजिडी है ये फ्रांस की ही देन है, सबसे ज्यादा फ्रांस का इम्पैक्ट हीरोइक ट्रेजिडी पर ही देखने को मिलता है। 15वां पॉइंट की कॉमेडी ऑफ मैनर और रेस्टोरेशन कॉमेडी, और रेस्टोरेशन कॉमेडी, यू विल कम टू नो कि ये सब चीजें भी आपको वहां पे देखने को मिलेंगी जो उस एज में हुई है या उस एज में रही है। So what I want to say, what I want to tell you, you have to go with these points कि you don't have to forget, you have to go with these points कि हम जब भी पढ़ेंगे या जब भी हम बात करते हैं तो ये सारे की सारी चीजें वहां पे है या उस पर हमें ध्यान देना है। और इसके अलावा जो है उस पार्टिकुलर एज में एक और पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है, उस पार्टिकुलर एज का जो समय था वह जो है समय कॉफी हाउस को लेकर के यहाँ पे बात हुई है। 16 पॉइंट की कॉफी हाउस, COFFE, उसका फैशन आया जो बाद में एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत कुछ परिवर्तन हुआ था, बहुत कुछ देखने को मिलता है कि कॉफी हाउस ने किस तरह का जो है परिवर्तन लाया जो उसमें। तो ये सब चीजें आप देखेंगे। बाकी आयरनी की बात मैंने कर लिया, सटायर की बात मैंने कर लिया, और कैसे जो हम मोनार्की दोबारा इस्टेब्लिश होता है, कैसे थिएटर को रीओपन किया जाता है, एंड कॉफी हाउस को लेकर के कैसी चीजें होती हैं, आज दिस थिंग्स यू कम टू नो कि हाँ ये सारा का सारा चीज रहा है। अच्छा, सेकेंड थिंग आई वांट टू टेल यू कि ज्यादातर जो कैरेक्टर्स होंगे वे जो है अपर क्लास के लोग हैं, उनके मैनर को और उन सब चीजों को इस पे दिखाया गया है। जो ड्रामा है जैसे मैंने अभी बताया कि रेस्टोरेशन कॉमेडी है, तो रेस्टोरेशन कॉमेडी में जब हम लोग बात करेंगे तो मैनर्स ऑफ लंदन के रहने वाले जो लोग हैं, वही मैंने कहा कि सिटी लाइफ की ज्यादातर बात इसमें की गई है। तो इस तरह की चीजें यू विल कम टू नो। और दूसरा पॉइंट है कि जब हम इस एज पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है जिसके नाम पर हम इस एज को का नाम रखे हुए हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इस एज को आखिर क्यों जॉन ड्राइडेन के नाम पर इस एज का नाम क्यों रखा गया या क्या रीजन था, आखिर जॉन ड्राइडेन ने ऐसा कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया था जो कि जरूरी है यहाँ पर डिस्कस करना, या जो है जॉन ड्राइडेन ने कौन सा ऐसा काम किया था। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जॉन ड्राइडन से रिलेटेड ज्यादा पॉइंट्स नहीं लेकिन सम पॉइंट्स यू हैव टू गो या यू हैव टू रिमेम्बर। एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है व्हेन वी टॉक अबाउट जॉन ड्राइडन, कि DRYDEN, जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन के बारे में कि ही वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट, ही वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट, OFFICIAL, वो पहले ऑफिशियल पोएट रहे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ही वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट, पहले ऑफिशियल पोएट रहे।
ऑफिशियल पोएट जो है इक्वल टू लाउरिएट पोएट ही होते हैं, लेकिन ऑफिशियल पोएट वह होते हैं जिनको कि किंग खुद ही नॉमिनेट करता है, उसके लिए कोई कमेटी नहीं, किंग खुद ही कहता है कि ये मेरे दरबारी कवि बनेंगे जो है। तो इफ यू फाइंड नॉमिनेशन फ्रॉम द साइड ऑफ द किंग, चार्ल्स सेकंड ने इनको खुद ही जो है वो पोस्ट दिया हुआ था। या इट मीन जस्ट लाइक नवरत अनडाउटली, या जैसे पहले दरबारी कवि होते थे इस तरह से। सो यू विल कम टू नो कि ही वाज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट, वह पहले ऑफिशियल पोएट रहे। दूसरा चीज की या ये होल लिटरेचर के, देखिए दो तरह से क्वेश्चन जब जो है अगर ये वर्ड आएगा कि पहले लाउरिएट पोएट, तो पहले लाउरिएट पोएट बेन जॉनसन। मेरे शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा। जो लाउरिएट पोयल होते हैं, लारेल का मतलब होता है कि प्रशंसा करना, जिसकी तारीफ की गई, जिसकी तारीफ लोगों ने की हो इस वजह से किया, ये इनके अंदर क्वालिटी ये बनने के लायक है, लॉरेल वर्ड होता है, उससे लाउरिएट आया हुआ है। तो लाउरिएट पोएट में डायरेक्ट किंग की चॉइस नहीं होती थी, हो सकता है किंग ने कोई कमेटी बना दी हो, कमेटी ने नाम रिकमेंड कर दिया हो और वो बन गए हो। लेकिन ऑफिशियल पोएट वह होता है जहां पे कोई कमेटी काम ना करके, बल्कि क्या हुआ है कि सीधे किंग की चॉइस रही हो कि यही मेरे पोएट बनेंगे, तो ऑफिशियल पोएट वो चीज रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, लाउरिएट पोएट बेन जॉनसन एंड फर्स्ट ऑफिशियल पोएट जॉन ड्राइडन। आई थिंक यू गॉट इट। ओके ओके। एंड सेकेंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि ये जो रहा है, इसके अलावा जॉन ड्राइडन से रिलेटेड एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि जॉन ड्राइडन के वर्क में ज्यादातर आपको क्या नजर आएगा, कोर्टली मैनर। तो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि उनके वर्क का जो सेंटर पॉइंट है वह क्या है, दैट इज द कोर्टली मैनर और पॉलिटिकल इशू। कोर्टली मैनर, कोर्टली मैनर उनके वर्क में जॉन ड्राइडन में ज्यादा नजर आता है। तीसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि इनका जो वर्क है, जो जिस पर हम पूरा का पूरा रेस्टोरेशन एज का पोइट्री पर बात होती है, जो हर लोगों को ये पता होना चाहिए, उसका नाम है एप्सालम एंड एची टॉफेल। एप्सालम एंड एची टॉफेल। एची टॉफेल 1681 में आई है। इज अ पॉलिटिकल एलिग्री, इज अ पॉलिटिकल एलिग्री। एप्सालम और एचिटाफिल जो है यह पॉलिटिकल एलिग्री है। और किसका पॉलिटिकल एलिग्री है, दैट इज द पॉलिटिकल एलिग्री ऑफ जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन का एप्सालम एंड एचिटाफिल इज अ पॉलिटिकल एलिग्री ऑफ जॉन ड्राइडन। इसमें उन्होंने जो है क्या किया हुआ है, ही टेल्स अबाउट द पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड कोर्ट। इन इट he tells about 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 the political कॉन्स्पिरेसी, जो जो राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है किंग चार्ल्स सेकेंड के कोर्ट, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड कोर्ट। किंग चार्ल्स सेकेंड के दरबार में जिस भी तरह का पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हुआ है उसको लेकर के वो बात करते हैं। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू विल गेट या विच यू विल फाइंड हियर, which you will find here। तो ये इनका मास्टर पीस रहा है। और इसमें जो है दो स्टोरी चलती है, एक स्टोरी जो है क्या कहते हैं कि आपका बाइबल की पैरेलल ली गई है, और दूसरी स्टोरी जो है जो रियल में किंग चार्ल्स सेकंड के दरबार की घटना से है। बस आपको दो तीन चीजें, उस स्टोरी पर नहीं जाना, बिकॉज दिस पार्टिकुलर थिंग इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस।
तो उससे रिलेटेड मैं एक बात ये करना चाहूंगा कि इसमें जो है ये दिखाया गया है कि किंग चार्ल्स सेकेंड हैज बीन प्रेजेंटेड एज डेविड। किंग चार्ल्स सेकेंड को जो है कैसे प्रेजेंट किया गया है, डेविड के रूप में प्रेजेंट किया गया। किंग चार्ल्स सेकेंड हैज बीन प्रेजेंटेड एज डेविड, किंग डेविड के रूप में। ये पॉइंट अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि एब्सलम और एचिटोफेल में किंग चार्ल्स सेकेंड को कैसे प्रेजेंट किया गया है, तो किंग चार्ल्स सेकेंड हैज बीन प्रेजेंटेड एज डेविड आएगा नहीं, क्योंकि पार्टिकुलर टेक्स्ट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। लेकिन एक हल्का सा एक पॉइंट है, ऐसा नहीं कि अगर आप लर्न कर लेंगे तो ओमिट कर देंगे, नो नॉट एट ऑल। कोई बहुत एक्स्ट्रा नहीं बताया जा रहा, इसमें कहानियां तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि इस किताब में किंग चार्ल्स सेकंड को डेविड के रूप में प्रेजेंट किया गया है। जो कंट्री इंग्लैंड है, उस इंग्लैंड को इजराइल के रूप में दिखाया गया। इंग्लैंड हैज बीन प्रेजेंटेड एज इजराइल, क्योंकि दो घटनाएं साथ साथ चल रही है। एलिगरी की एक खासियत होती है, उसमें दो घटनाएं, जो जो इंग्लैंड है उसको कैसे प्रेजेंट किया गया है, उसको इजराइल के रूप में प्रेजेंट किया गया है। और जो किताब का जो टाइटल है, जिसमें एक नाम है एब्सोलम, एब्सोलम जो है या क्या है, एब्सोलम इज एन इलिजिटिमेट सन ऑफ किंग। एब्सोलम इज एन इलिजिटिमेट इलिजिटिमेट सन ऑफ किंग। वो राजा के इलिजिटिमेट बेटे हैं एब्सलम। उन्होंने कई अवसरों पर राजा की जान बचाई थी, लेकिन किसी के भड़काने पर वो चाहते हैं कि मैं राजा बन जाऊं किंग को हटा करके। तो यह एक पार्टिकुलर पॉइंट वहां पर है कि एब्सलम जो रहे हैं वो कौन रहे, एब्सलम इज एन इलिजिटिमेट सन ऑफ किंग। और इनको जो टाइटल दिया गया है, और करके इनको जो टाइटल दिया गया, दैट इज द टाइटल ऑफ ड्यूक ऑफ मनमथ। MONMOUTH। ड्यूक एक तरह के गवर्नर होते हैं, मनमथ जगह का नाम रहा होगा वहां के गवर्नर। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विद यू इज व्हाट, दैट इज अ ड्यूक ऑफ मनमथ। एक और नाम आता है उसमें, एचिटॉफेल, ACHITOPHEL। एचिटॉफेल का जो थे वो जो है अर्ल थे, अर्ल ऑफ शेप्टेसबरी। इनका षड्यंत्र बहुत ज्यादा था किंग को हटाने में, किंग के करीबी थे, लेकिन इन्होंने ही बहकाया था। किसको बहकाया था, एब्सालम को बैठा बहकाया था। तो एचिटोफेल अर्ल ऑफ शेप्टेसबरी, ये इनका पदवी थी। और वो जो है वहां पे कैसे प्रेजेंट किए गए हैं, एचिटोफेल के रूप में प्रेजेंट किए गए हैं। तो यू विल कम टू नो दीज थिंग्स। तो मैंने ज्यादा नहीं, 4 पॉइंट बताया। एब्सालिम का क्या मतलब है, एचिटोफेल का क्या मतलब है, किंग चार्ल्स सेकेंड को किसके रूप में प्रेजेंट किया गया है, डेविड के रूप में प्रेजेंट किया गया है। इंग्लैंड को किसके रूप में प्रेजेंट किया गया है, इसराइल के रूप में प्रेजेंट किया गया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किंग चार्ल्स सेकेंड की जो शादी हुई थी वो पुर्तगीज राजकुमारी कैथरीन ब्रागैंजा के साथ हुई थी। और शादी के कई वर्षों बाद भी जब उनको कोई बेबी नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम आती है कि हु विल बी द नेक्स्ट किंग, या हु विल बी द सक्सेसर। तो उसमें तमाम चीजें लोग आने लगते हैं, कई पार्टियां जिसमें टोरी और विक का भी जिक्र होगा। इसके अलावा जो है आपका कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का भी जिक्र है कि कैसे अलग अलग धाराएं, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग उसमें इंटरफेयर करने लगते हैं। फिर कैसे उनके इलिजिटिमेट बेटे ही जो है उत्तराधिकारी के लिए, आई एम आल्सो योर ब्लड, वो भी दावा करते हैं। तो एक जो मैंने बताया ना, टोटल मिलाकर के एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी को लेकर के बात की गई है। और यह जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हुआ था, इट टुक प्लेस इन द कोर्ट ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड। किंग चार्ल्स सेकेंड के ही दरबार में ये चीज हुआ था।
सो यू विल कम टू नो या यू विल गेट दीज पॉइंट्स की इस तरह की चीजें रही हैं, एचिटोफेल, अर्लाफ शेफ्टेसबरी, ऑल दीज थिंग्स। सेकेंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दीज थिंग्स या when you get these things, then you will come to know कि except it there are so many other things जो बहुत कुछ जुड़ा हुआ है या उनके अपने वर्क से, उनकी अपनी चीजों से वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बट व्हाट आई वांट टू से कि जॉन ड्राइडेन को जब भी आपको पढ़ना पड़ेगा तो एक एक दो चीजें और भी हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन केवल ऐसा नहीं कि पोइट्री में आपने इसी चीज को ले लिया या और भी चीजें। अभी मैंने शायद एक और लिखा हुआ था कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन करके जो ओड आया हुआ था, उसको लेकर के जॉन ड्राइडेन का जिक्र मैंने किया था। तो ऑल दीज थिंग्स यू यू हैव टू रिमेम्बर। अब इसके अलावा ड्राइडेन का और क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? सबसे बड़ा चीज ड्राइडेन का कंट्रीब्यूशन यही रहा कि ड्राइडेन ने जितनी भी बातें लिखी हैं वो हीरोइक कपलेट में लिखी हैं। तो व्हाट इज हीरोइक कपलेट, ये मैं आपको बताया था लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ। हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट क्या है? हीरोइक कपलेट के बारे में आपको ध्यान में रखना कि पेयर ऑफ राइमिंग वर्स इन आयाम्बिक पेंटामीटर, IAMBIC, आयाम्बिक पेंटामीटर। जो हीरोइक कपलेट था वह इस एज का एक आइडियल मीटर था। सारी बातें इसी हीरोइक कपलेट में होती थी। तो अगर कभी भी आपको ये कोई कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हीरोइक कपलेट, तो देन रिमेंबर दैट कि दिस हीरोइक कपलेट मीन्स की पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स का पेयर। और यह जो राइमिंग वर्ड्स का पेयर है, इस राइमिंग वर्ड्स के पेयर का क्या मतलब है कि पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन आयाम्बिक पेंटामीटर। किसमें है? आयाम्बिक पेंटामीटर में है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय आयाम्बिक? आयाम्बिक मीन्स अनस्ट्रेस इज फॉलोड बाय स्ट्रेस। रिमेंबर दैट। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि आयाम्बिक का मतलब होता है कि अनस्ट्रेस इज फॉलोड बाय स्ट्रेस। पहला जो सिलेबल होगा वह अनस्ट्रेस होगा, जो दूसरा सिलेबल होगा वह स्ट्रेस होगा। और पेंटा माने फाइव। तो यू विल कम टू नो कि दैट देयर आर टू और थ्री थिंग्स। एक तो हीरोइक कपलेट का मतलब कि पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन आयाम्बिक पेंटा मीटर। और फिर मैं यहाँ पे लिख दूं कि आयाम्बिक, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आयाम्बिक मीन्स अनस्ट्रेस इज फॉलोड बाय स्ट्रेस, अनस्ट्रेस इज फॉलोड बाय स्ट्रेस। आयाम्बिक का सीधा मतलब यही होता है कि अनस्ट्रेस इज फॉलोड बाय स्ट्रेस। तो यू विल कम टू नो कि जो आयाम्बिक है उसमें अनस्ट्रेस इज फॉलोड बाय स्ट्रेस। यह एक पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। अनस्ट्रेस इज फॉलोड बाय स्ट्रेस। Iambic, IAMBIC. Iambic means unstressed is followed by stress. पेंटा, पेंटा मीन्स फाइव होता है। पेंटामीटर जब फाइव होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 फीट। और जहां 5 फीट होगा वहां पे क्या होगा? आर 10 सिलेबल, SYLLABLE, 10 सिलेबल। जस्ट आई वांट टू नो आर यू गेटिंग माई वॉइस? ठीक, ओके। ओके, तो पेंटा का मतलब क्या होता है? 5 फीट एट। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन ये सब पूछे जा चुके हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि डोंट टेक दीज थिंग्स लाइटली कि वंस आई हैव टॉट यू देन व्हाट इज द नीड टू रिपीट इट अगेन। मैंने बताया ना कि जब भी जितनी बार भी इसका जिक्र होगा उतनी बार मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसका को रिलेशन ऐसा नहीं कि एक बार वहां फॉर्म ऑफ पोइट्री में पढ़ा दिया गया तब उसको नहीं बताया जाएगा। नो, अगेन आई विल टेल यू। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू से कि दैट इज अनदर पॉइंट। और वह कौन सा पॉइंट है कि मैंने अभी एक चीज आपको बताया था कि आयरनी का यूज किया गया है। आयरनी भी मैंने आपको बताया था कि आयरनी एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच होता है। और उस आयरनी का क्या मतलब होता है कि
आयरनी अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच विच कंटेन्स टू मीनिंग, जिसमें दो तरह की मीनिंग होती है। फिगर ऑफ स्पीच आप कह सकते हैं, लिटरेरी डिवाइस कह सकते हैं, जिसमें दो तरह की मीनिंग होती है, एक मीनिंग ऑन सरफेस और एक मीनिंग अंडर सरफेस। तो मैं पूरा लिखवा दे रहा हूं कि अ टाइप ऑफ लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस which contains two meanings, contains two meanings. Number one, meaning on surface। मीनिंग ऑन सरफेस का मतलब जो सतह के ऊपर आपको नजर आ रहा है, जो आपको दिखाई पड़ रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? मीनिंग ऑन सरफेस कहा जाएगा। और एक दूसरा होता है मीनिंग अंडर सरफेस, जो दबी हुई है, मीनिंग अंडर सरफेस, सरफेस। बट latter is more important, but latter is more important, important rather than farmer। जो लेटर मीनिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी तुलना में? फार्मर की तुलना में। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेटर इज मोर इंपॉर्टेंट। लेटर का मतलब मीनिंग अंडर सरफेस, जो दबी हुई मीनिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेटर इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन मीनिंग, रादर देन फार्मर, फार्मर की तुलना, पहले की तुलना में। जैसे मैं एक एक एग्जांपल दूं, मैंने कई बार भी ये कहा कि अगर किसी को आप ये कहिए कि बी सरपेंट अंडर द फ्लावर, आपको क्या बनना है? आपको सरपेंट बनना है, लेकिन किसके? अंडर द फ्लावर। मतलब फूल के नीचे छुपा हुआ सांप जैसा आपको बिहेव करना है। व्हेन यू से दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की बी सरपेंट अंडर द फ्लावर, तो इसका मतलब कि आप एक बड़ी बात कर रहे हैं। और बड़ी बात से क्या वहां पे मतलब है? सीधा सा ये मतलब है कि आप यहाँ पे दो मीनिंग निकाल रहे हैं कि बाहर से देखने में तो तुम किसके जैसे हो? इनोसेंट हो, फूल जैसे रहो, लेकिन अंदर से जो है एकदम से तुम सांप जैसे। तो यहाँ पे जो मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह कौन सा है? अंडर, सरपेंट का मीनिंग ज्यादा है, बी सरपेंट अंडर द फ्लावर। बाहर से तुम देखने में कोमल, सॉफ्ट, टेंडर या इनोसेंट रहो, लेकिन बिल्कुल अंदर से तुम एकदम से जो क्या हो, एकदम सरपंच जैसा तुम्हारा बिहेव होना चाहिए। तो व्हेन यू से या व्हेन यू फाइंड द पर्सन इन आवर सोसाइटी, इन आवर कंपनी लाइक दिस, then you come to know कि undoubtedly we find such a people in our society, in our community, in our well, in our family also, in our, even in everywhere you can just speak। इस तरह के लोग होते हैं। मैंने कई बार एग्जांपल, इट्स नॉट द स्पीच ऑफ यागो, ये तो जो मैकबेथ में कहा गया था ना। और एग्जैक्टली मैंने वर्ड वैसा नहीं यूज किया है। लेडी, या लेडी मैकबेथ ने कहा है मैकबेथ के लिए, लेकिन मैंने एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज किया। मैंने तो आपको केवल समझाने के लिए ऐसा ही बताया। इट्स नॉट अ पार्टिकुलर डायलॉग कि आप उसको नोट कर लीजिए और कहिए कि शमीम सर ने तो ये बताया, लेडी मैकबेथ का तो ये वर्ड रहा। नो, नॉट एट ऑल। मैंने उसको आपको एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव गिवन यू। अच्छा, दूसरा चीज मैंने आपको ये बताया था कि एक और चीज है जो जानना जरूरी है, सटायर। सटायर भी क्या है? लिटरेरी डिवाइस होता है, लेकिन सटायर का जो एक पर्पस होता है वह कि क्या वह चीज है होता है कि टू लीव कमेंट, जो है एक तरह का टू पास कमेंट, टू लीव कमेंट। तो सटायर का मतलब डायरेक्ट जो हिंदी में कहा जाता है व्यंग। तो अगर आप व्यंग करते हैं तो व्यंग में दोहरी मीनिंग नहीं निकलती है कि व्यंग में सैटिरिकल। जो सटायर होता है, व्यंग मतलब दोहरी मीनिंग तो रहेगा, लेकिन उस दोहरी मीनिंग में नहीं कि जो अंडर सरफेस वाली है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इस तरह से। लेकिन जो आयरनी होता है, आयरनी में बहुत ज्यादा लिटरेरी नेस होता है। उसको, आयरनी को समझना इतना आसान नहीं होता जहां पे वो बात आती है। सटायर आपको समझ में आएगा कि सामने वाला मेरे ऊपर व्यंग कर रहा है, यू कैन जस्ट गेट इट। और सटायर में जो व्यंग करने का मतलब होता है ज्यादातर कि एक रिडिकुलस एटमॉस्फेयर में उस पार्टिकुलर कमी को शार्ट आउट करना, बताना और उसमें सुधार करना। तो सटायर क्या है? सटायर एक तरह से हम कह सकते हैं कि
it's a literary device, a literary device in which comments are COMM, comments are left, comments are used, comments are used to point out the shortcoming of someone, to point out the weak point of someone इन रिडिकुलस एटमॉस्फेयर। ज्यादातर आप ये देखेंगे कि यह रिडिकुलस एटमॉस्फेयर में होता है। बहुत सारे जो है व्यंग आपको सुबह शाम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो है, अगर आप ये देखेंगे कि कोई अगर आदमी अगर है, जैसे हम ही लोग ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी थोड़ा सा नया कपड़ा पहन करके आया तो उससे उसको देखे, अरे यार तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो। तो ये जो स्मार्ट लगना, दैट इज अनदर पॉइंट का आपने कहा। खैर चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, वो चीजें मैं नहीं कह रहा, थोड़ा सा एक हंसी वे में है। उसमें लोग कभी कभार ये कहते हैं कि वो कहाँ से झटके हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कपड़ा कहीं से झटका, उसके ऊपर एक एक कमेंट किया जा रहा है वहां पे कि एक रिडिकुलस एटमॉस्फेयर में समथिंग की ऑल दीज थिंग्स। तो यू विल कम टू नो कि ये सब चीजें सटायर वगैरह पहले बहुत दादी के जमाने में हमारे बोला जाता था। जब अगर बहुत ज्यादा कोई जैसे बच्चा था, अगर उसको जो है आप वो कहिए कि आपने नहला धुला दिया, उसके बाल को संवार दिया, या कभी जो है मुझे याद है कि हम ही लोग जब अगर थोड़ा सा बाल वगैरह झाड़ करके आदमी गया तो लोग कहते थे अच्छा बहुत फोग्गा झाड़ करके आए हो। तो ये जो वर्ड यूज किया जाता था वो वहां का सैटिरिकल लैंग्वेज होता था। तो ये चीजें वहां पे ये चीजें होती, अच्छा कि तुम ऐसा दिखने की कोशिश या इस तरह का चीजें, तो वहां पे वो चीज निकलता था। आज भी जो है इन डेली लाइफ आपको सुबह शाम जो है सटायर किसी ना किसी, खासकर जो पॉलिटिकल डिबेट होता है वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा, अब तो पॉलिटिकल डिबेट जो है हेट्रेड डिबेट में बदल गया है। अब तो डिबेट नाम की चीज नहीं रह गई। अब तो ऐसा लगता है कि लोग कुर्सी उठा के एक दूसरे को मारने लगेंगे। बट रिमेम्बर दैट कि सटायर एक बहुत ही बड़ा, खास करके होली के अवसर, होली के सीजन में व्यंग बहुत ज्यादा किया जाता है। हाथ से व्यंग उसमें आप देखेंगे वर्ड यूज किया जाता है, कविता के माध्यम से और तमाम चीजों के माध्यम से तमाम तरह की चीजें होती है। तो ये एक वो होता है कि उसका पर्पज होता है यूज टू पॉइंट आउट द वीक पॉइंट ऑफ समवन, someone in order in ridiculous atmosphere, someone वर्ड रह गया था, वन, someone in ridiculous atmosphere। और उसका मकसद यही होता है कि उसकी वीक पॉइंट को बता करके उसमें सुधार लाया जाए। तो एक पॉइंट तो मैंने आपको जो बताया वह किससे रिलेटेड रहा है, वह आयरनी हो गया, सटायर हो गया। और मैंने आपको किसके बारे में बताया, मैंने आपको हीरोइक कपलेट के बारे में बताया। सो यू विल गेट दीज पॉइंट्स कि ये सारी चीजें रही हैं। अच्छा, तीसरा चीज जो आपको ये ध्यान में रखना है कि और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे फॉलो करना है या उससे रिलेटेड। जॉन ड्राइडन का एक कंट्रीब्यूशन हीरोइक ट्रेजिडी में भी रहा है। हीरोइक ट्रेजिडी इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, हीरोइक ट्रेजिडी। और आप देखेंगे कि जो हीरोइक ट्रेजिडी है यह एक टाइप ऑफ प्ले है। और ये ऐसा प्ले था जो काफी पॉपुलर हुआ और शेक्सपियर का प्ले डाउन हो गया। हीरोइक ट्रेजिडी जो है अ टाइप ऑफ प्ले रिटन इन हीरोइक मीटर, अ टाइप ऑफ प्ले रिटन इन हीरोइक मीटर, रिटन इन हीरोइक मीटर। हीरोइक मीटर का मतलब कि हीरोइक कपलेट या ब्लैंक वर्ड से है जिसमें आयाम्बिक पेंटामीटर की बात होती है। तो जो भी हीरोइक ट्रेजिडी थी वह किसमें लिखी गई है, ज्यादातर जो है हीरोइक ट्रेजिडी हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, एक दो को छोड़ करके जो है। तो अ टाइप ऑफ प्ले रिटन इन हीरोइक मीटर, एक पॉइंट बनेगा इसका। दूसरा चीज की इट हैज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच लिटरेचर, इट हैज द इम्पैक्ट ऑफ, इट हैज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच लिटरेचर, it has the impact of French literature।
इसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो फ्रेंच लिटरेचर का इम्पैक्ट है, और जो इसका थीम है क्या है, लव एंड वैलर, लव एंड वैलर। ये फ्रेंच ये जो है हीरोइक ट्रेजेडी का थीम है। हीरोइक ट्रेजेडी को हम रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी कहते हैं। लव एंड वैलर इज द थीम, इज द थीम ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी। इट इज आल्सो नोन एज रेस्टोरेशन ट्रेजेडी, क्योंकि रेस्टोरेशन एज में आई है, इट इज आल्सो नोन एज रेस्टोरेशन ट्रेजेडी, रेस्टोरेशन। इसको हम रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज रेस्टोरेशन ट्रेजेडी। So these points you will come to know कि theme of heroic tragedy, it is also known as restoration tragedy, these things you will come to know, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, most of heroic tragedies, heroic tragedies are written in heroic couplet, heroic couplet। हीरोइक, ज्यादातर जो हीरोइक ट्रेजेडीज रही वो किस में लिखी गई है, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। लेकिन जॉन ड्राइडेन का एक प्ले है जिसका नाम है ऑल फॉर लव, वो जो है आपका किस में लिखा गया है, वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट करके, बट ड्राइडेन ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव, इसी का सब टाइटल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट is written, is written in blank verse, in blank verse। All for love or the world well lost is written in blank verse। और इसको लिखने के लिए उन्होंने किसको फॉलो किया है, शेक्सपियर की एंटोनी और क्लियोपैट्रा को। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, ड्राइडन फॉलोड शेक्सपियर्स, एस एच ए के ई एस पी ई ए आर ई एपोस्ट्रोफी एस, ड्राइडन फॉलोड शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा फॉर राइटिंग दिस प्ले। सेम वही स्टोरी उन्होंने ला के रख दिया, फॉर राइटिंग दिस प्ले। दिस प्ले का मतलब कौन सा प्ले, द वर्ल्ड विल लास्ट और ऑल फॉर लव। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे प्लेज आए हुए हैं, और भी कुछ राइटर्स भी इसके रहे हैं, जिसमें से कुछ राइटर्स का नाम मैं लिखूंगा, अभी बताऊंगा। लेकिन और इसमें क्या क्या चीजें रही जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, दैट इज आई थिंक की सिक्स्थ पॉइंट, बॉम्बास्टिक स्पीच, बॉम्बास्टिक स्पीच एक पॉइंट इसका रहा है। दूसरा पॉइंट आपका गैलेंट्री, GALLANTRY, गैलेंट्री नेक्स्ट पॉइंट है। बॉम्बास्टिक स्पीच, गैलेंट्री, एडवेंचर। नेक्स्ट पॉइंट है लव एंड ऑनर, HONOUR, लव एंड ऑनर।
तो यू विल कम टू नो कि जो भी उसकी अपनी चीजें रही हैं उसमें क्या रहा, बॉम्बास्टिक स्पीच है, गैलेंट्री है, एडवेंचर है, लव है एंड ऑनर, दीज थिंग्स यू विल गेट, दीज थिंग्स यू विल गेट। या ये हीरोइक ट्रेजिडी की बात हो रही है, अल्फा लव में तो है ही, ये पूरे हीरोइक ट्रेजिडी की खासियत है। या कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच? या आई विल टेक 1 or 2 पॉइंट, कम से कम ये तो कंप्लीट कर दे। या एक और चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि इसके अलावा जो है इसमें जो और चीज दिखाया गया है कि जो हीरोज हैं उनको काफी हीरोइक वॉरियर में तो होते ही है, और वो दो चीजों के बीच में रहते हैं। समटाइम्स दे थिंक कि दैट माय ड्यूटी ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज ओनली लव, समटाइम्स दे से नो, बीइंग द किंग, बीइंग द स्टेट्समैन, या बीइंग अल्टीमेटली कि एक बड़ी जिम्मेदारी लेने की वजह से समटाइम्स दे थिंक कि नहीं, मुझे इस चीज को निभाना चाहिए, मेरा अपना ये कर्तव्य है। तो ऑल दीज पॉइंट्स यू विल कम टू नो, या ऑल दीज पॉइंट्स यू विल डू कि उसमें ये सारी चीजें रही है। सो व्हाट आई वांट टू से कि बॉम्बास्टिक स्पीच हो गया, गैलेंट्री हो गया, एडवेंचर है, लव है एंड ऑनर है, ये सब चीजें आप देखेंगे। और इसके अलावा जो है ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं रहा जिसमें हम बात करें। अब आपको ध्यान में रखना है कि और कौन कौन से राइटर रहे हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं। एक राइटर तो जॉन ड्राइडन का मैंने लिखवा ही दिया, लेकिन उसके अलावा जो है देयर इज अनदर राइटर, दैट इज एल्काना सेटेल, एल्काना सेटेल। अगर अंकिता जी हैं, मेरी आवाज जा रही है अंकिता जी? या अंकिता जी एंड देयर इज आई थिंक कि इसके अलावा जो है सौम्या जी होंगी, सौम्या जी। परहैप्स शी हैज नॉट ज्वाइंड आवर क्लास। सौम्या जी के अलावा एक और होंगी मैडम का मैं नाम अंबेडकर नगर से, मैं उनका नाम जो है भूल रहा हूँ, आई थिंक कि शी हैज ज्वाइंड, आई हैव सीन द नेम बट आई एम मिसिंग। मैं आप लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों को जिस समय मैंने ये चीज पढ़ाई हुई थी उस समय आप लोग क्लास में नहीं थे, कुछ और लोग भी नहीं थे, तो स्पेशली आई रिमेम्बर दीज नेम्स। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको इसलिए किया जा रहा है कि ये फॉर्म्स ऑफ ड्रामा का भी हिस्सा है और ये दोबारा आया हुआ है। तो जो अगला टेस्ट आपका अगर होगा, तो अभी तो पोइट्री का चल रहा था, 1-2 दिन में दूसरा टेस्ट होने वाला है, वो पोइट्री से रिलेटेड होगा, उसके बाद सीधे फॉर्म्स ऑफ ड्रामा पर होगा, तो आप इसे तैयार करिएगा। ये सभी के लिए एक मैसेज, हाँ हाँ, ये सभी के लिए एक मैसेज। इल्काना सेटेल एक नाम है, इल्काना सेटेल के अलावा देर इज अनदर नेम नेटली, ये सब राइटर है, नेटली, इल्काना सेटेल, इल्काना सेटल, ACTTLE, दिस इज द आथर का नाम है, जो आथर इससे और जुड़े हुए हीरोइक ट्रेजिडी से। नेटली हो गए टॉमस आर्टवे, टॉमस आर्टवे आर वेल नोन ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट who wrote heroic tragedies। ये सब बड़े राइटर, ये सब नाम है जिन्होंने क्या किया हुआ है, जिन्होंने हीरोइक ट्रेजेडीज को लिखा हुआ है। जिसमें नाम में मैंने आपको क्या बताया, एक नाम मैंने एल्काना सेटेल का बताया, दूसरा नाम नेटली का बताया, तीसरा नाम थॉमस आर्टवे का बताया, और एक नाम पर मैंने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया, दैट वाज जॉन ड्राइडेन। और मैंने बताया कि इस पर जो इम्पैक्ट है फ्रेंच लिटरेचर का इम्पैक्ट है। एक पॉइंट आपको नोट करके लिखना है यहाँ पे,
वो नोट करके पॉइंट ये है कि एक राइटर है विलियम सर विलियम डी एविनांट wrote first Sir William D. Avenant wrote first heroic tragedy। उन्होंने पहला उस हीरोइक ट्रेजेडी लिखा था जिसका नाम है द सीज ऑफ रोडेस। द सीज SIEG द सीज ऑफ रोडेस RHODES द सीज ऑफ रोडेस। तो उन्होंने पहली ट्रेजेडी लिखा हुआ था, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। सर विलियम डी एविनार्ड रोड द फर्स्ट ट्रेजेडी जिसका नाम था क्या, द सीज ऑफ रोडेस RHODES। आर यू गेटिंग इट? So again I would like to conclude here my lecture, and I want to tell you in this lecture what did I tell? I just told you अबाउट रेस्टोरेशन एज, उसका जो क्रोनोलॉजी है। फिर मैंने किसके बारे में बताया, फिर मैंने आपको बताया कि इसके अलावा जो है आपको उस एज की क्या क्या फीचर्स है, जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक जो 15 पॉइंट्स था वो मैंने बताया। फिर मैंने आपको बताया कि उस एज के जो सबसे इम्पोर्टेंट राइटर है वो जॉन ड्राइडेन है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। केवल एक पोयम लेकर के मैंने बताया, दैट वाज एब्सैलम एंड एचिटोफेल, उस पर मैंने बात किया। फिर मैंने आपको बताया कि इस एज में ड्रामा में हीरोइक ट्रेजेडी आई है, उसको लेकर के मैंने बात किया। लेकिन इसके अलावा जो है ऐसा नहीं कि रेस्टोरेशन एज यहीं पर खत्म हो गया। रेस्टोरेशन एज में ही अभी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बचा हुआ, कॉमेडी ऑफ मैनर का हिस्सा बचा हुआ है। कॉमेडी ऑफ मैनर के अलावा उस समय के जो प्रोज राइटर्स हैं, खासकर जो डायरिस्ट हैं, वो बचे हुए हैं। तो उन सब पर भी हम लोग बात करेंगे, बट नॉट दिस क्लास, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी। कल हम लोग उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह इन मॉर्निंग। मॉर्निंग में कल मॉर्निंग में रेस्टोरेशन एज ही लेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में पहले रेस्टोरेशन एज खत्म कर देंगे, उसके बाद ही कोई बात होगी। कल शाम को कोई क्लास नहीं होना, अभी से मैं लोगों को बता दे रहा हूँ कि कल केवल सुबह में क्लास होना है। कल शाम को कोई क्लास नहीं होगी, देयर विल बी नो क्लास इन इन इवनिंग। तो कल जो हमारी आपसे बात होगी वो सुबह में ही होगी। ठीक है। अब अगर किसी को कुछ कहना है, कोई क्वेरी है या कुछ कहना है, तो यू कैन आस्क। आई थिंक नो क्वेरी। मुझे भी काम है, आप लोग भी जी। जी शिल्पी जी। हम्म। नो नो, मैंने बताया कि ही वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट, आई डिडेंट से कि आई यूज द वर्ड कि ही वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट। If I use the word ki first official poet, it means that ki before John Milton, before John Dryden, there was no official poet. Before John Dryden, there was a concept of laureateship, not official. फिर मैंने बता फिर मैंने बताया था कि पहले जो laureate पोएट रहे वो बेन जॉनसन रहे हैं। Yeah, John Milton, William Shakespeare, they didn't get any title. When you talk about the title, then title ultimately it was Ben Jonson से related है। और एक नाम अभी जो मैंने लिया वो आपका जॉन डाइडेन से रिलेटेड है। कुछ बीच में और लोग आए थे, लेकिन वो माइनर पोएट्स थे, उनको लाउरियरशिप मिला हुआ था। पहली बात तो बेन जॉनसन से पहले लाउरियरशिप था नहीं, और शेक्सपियर बेन जॉनसन से पहले आते हैं। और जहां तक बात आती है जॉन मिल्टन की, तो जॉन मिल्टन, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि जॉन मिल्टन इतने बड़े पोएट थे, उनको क्यों नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया कि जॉन मिल्टन के समय जो है डिक्टेटरशिप खत्म हो चुकी, किंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका था, वहां पर डेमोक्रेसी आ गई थी। और लाउरियरशिप और ऑफिशियल पोएट राजा के द्वारा दिया जाता था, ना कि डेमोक्रेटिक के द्वारा दिया जाता था। दिस इज वाई कि उनको ये नहीं मिला हुआ था। Yeah, bombastic speech is a type of speech in which you find the concept of gallantry,
bravery, courage. When such a type of atmosphere is created, then you use such a word जहाँ पे war like atmosphere होता है, martial rhythm होता है, तो उन सारे वर्ड्स में या लीडरशिप का जो क्वालिटी होती है, वो जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, वहाँ बॉम्बास्टिक स्पीच होता है, जस्ट लाइक ड्रॉपिंग द बॉम्ब।